हेलो बेटा, आप सब कैसे हैं। आज हम कक्षा 10 गणित के पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ में से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों की संख्या 2, 3, 4 हो सकती है। तो इस पाठ को समझने के लिए, जैसे इस पाठ के नाम से हमें पता लग रहा है कि वास्तविक संख्याएं, अब ये कि जब हम पढ़ते आते हैं, हम पहली क्लास से पढ़ते हैं कि संख्याएं क्या होती है। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं बेटा 2 प्रकार की होती है। एक काल्पनिक, जिसे हम केवल कल्पना में देखते हैं, कल्पना करते हैं, और एक होती है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, आज मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। आप वैसे तो ये कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ कर आए हैं। जैसे कि हम सब पहले पढ़ते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या बेटा आपको पता है 1, 2, 3 से लेकर के अनंत तक होती हैं। उसके बाद फिर आपकी पूर्ण संख्या भी आती है। बेटा पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3। इसको मैं ज्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं। फिर एक पूर्णांक होते हैं बेटा आपको। पूर्णांक, इसमें प्लस माइनस की सारी संख्याएं आती है कि माइनस डॉट डॉट कर लिए यहां पर हमने कि -4 है, -3 है, -2, -1 और 0, 1, 2, 3 प्लस की सब संख्याएं हैं। अब यहां मैं एक चीज बता दूं कि यहां 0 है, 0 से बड़ी 1 है, 1 से बड़ी 2 है, 2 से बड़ी 3 है। अगर हम -1 करें तो वो 0 से भी छोटी है। -2 -1 से छोटी है, -3 -2 से छोटी है, -4 -3 से छोटी है। यानी कि जैसे जैसे हम इधर को जाएंगे ये संख्या की वैल्यू घटती जाएगी, और जैसे जैसे 0 से हम इधर को चलेंगे तो संख्या ये प्लस में बढ़ती जाएंगी और इधर ये घटती जाएंगी। अर्थात अगर हमारे पास कहीं -15 जाता है और एक हमारे पास आ जाता है -13, तो बेटा इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो एकदम अगर मैं माइनस हटा दूं, अगर मैं यहां लिख दूं माइनस हटा करके 15 और 13, तो जाहिर सी बात है हम सब कहेंगे कि 15 संख्या बड़ी है और 13 छोटी है। लेकिन जब हम यहाँ माइनस के नंबर हो जाते हैं तो देखने में जो छोटी होती है वही बड़ी होती है। तो यहाँ पर -13 बड़ी है। वही मैं यहाँ कह रहा हूं कि -1 बड़ी है और -4 छोटी है। जितनी बड़ा नंबर आपको देखने में लगेगा माइनस का, तो वो उतना ही छोटा होता है। बेटा ये हो गया। उसके बाद एक आता है कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम ये जानते हैं कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। बेटा यहाँ कहीं कहीं मैं P/Q लिख रहा हूं, यदि मैं इसको लिख दूं कि जिस संख्या को A/B के रूप में लिखते हैं, मैं तो कहता हूं कि नहीं, मैं तो कहूंगा कि X/Y के रूप में लिखते हैं। कि जिस संख्या को P/Q या A/B या X/Y के रूप में लिखते हैं, उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। बस यहां पर क्या है कि जो हर है, यानी कि डिनोमिनेटर है, ये अंश होता है, ये हर होता है। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर। जो इसका हर है, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये एक इसकी शर्त है कि वो संख्या जिसका हर 0 नहीं है वो परिमेय संख्या है। जैसे अगर ये मैं कहता हूं कि ये मेरी एक परिमेय संख्या है, तो यहां पर भी b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो बेटा यहां हम समझ गए। लेकिन फिर क्या होता है कि अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं कि जिस संख्या को हम इस रूप में ना लिख सकें। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में ना लिख सकें उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जितना भी ये सारा मिक्सचर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्लस के हो या माइनस के, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन सब को मिला के हम कहते हैं कि ये वास्तविक संख्या है। यह वास्तविक संख्या का मतलब उसका अस्तित्व है। और इसके अलावा क्या, केवल मैं कल्पना कर सकता हूं कि ऐसा भी नंबर होगा, ऐसी कोई संख्या होगी, तो उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी। वो हमें केवल वास्तविक संख्या पढ़नी है। वास्तविक संख्या ये सबको मिलाकर के वास्तविक संख्या बनती है। बेटा अब यहां बात आती है कि मैंने कहा कि जो संख्या P/Q के रूप में आती है, मानो मैंने कहा 1/3 है, मैंने कहा 2/5 है, तो ये परिमेय संख्या है। तो क्या 3, जो केवल 3 है, ये परिमेय संख्या? नहीं जी, ये तो प्राकृतिक संख्या है। ठीक है बेटा, लेकिन पूर्ण संख्या में भी आती है, तो ये प्राकृतिक संख्या भी इसको कह सकते हैं, परिपूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में भी है। केवल
जीरो को अगर हम कहेंगे क्या है, जीरो केवल पूर्ण संख्या है, वरना और सब सारे नंबर जितने भी हैं वो प्राकृतिक संख्या भी हम उसे बोल सकते हैं और पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। पूर्णांक में जीरो भी आता है और 1 2 3 भी आता है। कोई कहता है कि जीरो क्या है, एक बच्चे ने कहा जी ये तो पूर्ण संख्या है, दूसरे बच्चे ने कहा नहीं जी पूर्णांक है, तो दोनों के आंसर सही हैं। किसी ने कहा कि नहीं ये तो परिमेय संख्या भी है, बिल्कुल है, क्यों है, अभी तो हमने कहा कि अपोन में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए बेटा। जैसे यहां हमने कहा कि 3 ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक भी है। लेकिन अगर मैं कहूं किसी बच्चे ने कह दिया 3/1, इसका मतलब क्या है कि 1 से 3 को डिवाइड करना है। तो 1 से जब 3 को डिवाइड करेंगे यानी कि 1 से 3 को भाग देंगे तो आंसर बेटा 3 आएगा। तो हमने क्या गलत कर दिया, कुछ भी नहीं किया। यानी किसी भी नंबर के अगर हम हर में 1 कर दें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू ज्यों की त्यों रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन सबको हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर किसी ने कहा ये 16 क्या है, ठीक है जी ये प्राकृतिक संख्या है, नहीं ये पूर्ण संख्या भी है, नहीं ये पूर्णांक भी है। एक बच्चे ने कहा जी ये परिमेय संख्या भी है, बिल्कुल आंसर सही है। क्यों, क्योंकि हम 16 को अपॉन 1 करके लिख सकते हैं। जैसे 0 कहा तो 0 को 0/1 हम लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन एक बच्चे ने कहा कि सर 0/3/0, नहीं बेटा 0 से, इसका मतलब है कि 0 से भाग करना है, भाग हम कहते कि नहीं, इसका आंसर 0 नहीं होता, इसका आंसर 0 नहीं होता। अगर कभी भी अपॉन में 0 आ जाए यानी कि 0 से भाग देना आ जाए तो उसको हम लिखते हैं अपरिभाषित। इसका मतलब क्या है कि हम जीरो, किसी भी नंबर को 0 से भाग कर सकते हैं लेकिन उसे परिभाषित नहीं कर सकते। ये चीज इसमें आ गई है। तो इसमें एक और चीज बात है कि जो हमने कहा कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में एक मेन चीज क्या होती है आपको रखना है कि जो ये अंश और हर होता है इन दोनों में उभयनिष्ठ केवल 1 होता है। इन दोनों में क्या होता है, उभयनिष्ठ 1 होता है। जैसे हमने कहा 2/5 है या 1/3 है या 1/6 है, इन दोनों में अंश और हर में कॉमन क्या है, यानी कि इसमें उभयनिष्ठ क्या है। अगर मैं इसके गुणनखंड करता हूं तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं, क्या, केवल एक नंबर क्या है, केवल एक संख्या उभयनिष्ठ है। इसको क्या लिख सकता हूं 2 × 1, इसको क्या कह सकता हूं कि 5 × 1। या आप कहें कि कोई ऐसा नंबर है कि जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, कट जाए, नहीं है जी, क्या है, केवल 1 है। 1 से इसे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। अगर ऐसा है कि इनमें से कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, केवल 1 है, तो वो परिमेय संख्या होगी। अगर हमने कहा कि जैसे यहां पर मैं आपको बेटा बताता हूं कि मैंने कहा कि 4/6 है, तो ये 1 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे लेकिन 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि 4/6 परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या का एक रूप है। क्या है, रूप है। तो यहां गुणनखंड जो होने चाहिए दोनों के कॉमन, वो केवल 1 होना चाहिए। तो वो ये, इसके लिए मैं आपको इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में पड़ेगी। अब यहां आते बेटा, ये हम समझ गए, ये सब चीज हमें समझ गए। अब यहां इस चैप्टर में एक अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का मेन है, इस पर एक क्वेश्चन भी आता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बेटा यहां पर 2 शब्द आए, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ये सब पहले आप पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य किसे कहते हैं? भाज्य और अभाज्य, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। कितने हो? केवल 2 गुणनखंड हो। 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 होंगे, केवल 2, तो वो होंगे अभाज्य संख्याएं, और जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा होंगे बेटा उसको हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। मान लीजिए मैंने कहा ये नंबर है 1 2 3 4 5, ये किस किस से डिवाइड हो जाएगा? 1, केवल 1 से डिवाइड होगा।
तो इसके तो दो गुणनखंड नहीं, नहीं तो ये भाज्य है और नहीं अभाज्य है। दो किस किस से डिवाइड हो जाएगा, एक से हो जाएगा और दो से इसके गुणनखंड नहीं है। यानी कि वे कौन से नंबर है जिससे दो डिवाइड हो जाता है वो इसके गुणनखंड कहलाते हैं। तो इसके दो गुणनखंड आए, जब दो आए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बेटा अभाज्य संख्या हो गई। 3 1 और 3 से ही होगा। इसके भी दो गुणनखंड है, 2 से डिवाइड होता है तो ये भी अभाज्य हो गया। फिर 4 है, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। इसके 3 गुणनखंड आ गए तो 2 से ज्यादा आ गए तो ये कौन सी होगी बेटा, अभाज्य। अगर हमसे पूछ ले कि एक क्या है, भाज्य अभाज्य, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। मान लीजिए हमने यहां 8 लिया, 8 है, 8 को 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 8 से भी हो जाएगा। इसके कितने गुणनखंड है बेटे, 4 है, तो ये 2 से ज्यादा है तो ये क्या हो गया, जो 8 नंबर हमारा है ये भी भाज्य संख्या है। तो यहां ये कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि जिसे आपने कक्षा 4-5 में पढ़ा होगा कि वो गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या हम सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए, अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है। तो हम अभी कर रहे थे, सबसे पहली संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो अभाज्य संख्या है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने क्या 16 लिया, इसके गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 3 से करेंगे, उसके बाद 5 से करेंगे। ये 16 नहीं, हम कुछ और नंबर लेते हैं। मान लो 36 लिया, 2 से इसको डिवाइड करा 18 आया, 2 से फिर ये डिवाइड हो जाएगा 9 आया, इसको डिवाइड करा 3 से, यहां 1, यहां लास्ट में 1 बचना। ये आप करके आए पहले से। तो हमने यहां 36 को क्या लिखेंगे, 2, यानी कि इन सबको जो इसके गुणनखंड है, ये गुणनखंड आए। देखो यहां 2 आया, 3 आया, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, पावर में 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यानी कि इसकी पावर ऐड हो जाती है। ये आपको पता है। मान लीजिए हमने 120 लिया, ये 60, यहां 30 आएगा बेटा, 15 3 से कटेगा। अगर किसी बच्चे ने पहले ये 4 से काट दिया, 5 से काट दिया, तो वो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ 120 के गुणनखंड लिखेंगे, यानी कि 2 × 2 × 2 × 3 × 5, जब यहाँ 36 के किसके गुणन, हमने क्या कहा, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, यानी कि 2 2 3 3, ये आई इसके गुणनफल। यहाँ पर 2 2 2 3 और 5 सबकी मल्टीप्लाई, अगर हम इसको सबको गुना करेंगे यही आ जाएगा, इन सबकी गुना करेंगे यही आ जाएगा। इसे और पावर में अगर लिखना चाहें, 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, यही आएगा। तो ये कहता है, इसकी हमें आवश्यकता कहां पड़ेगी, HCF और LCM निकालने में। अब जैसे मान लो मैं कहूं कि 36 और 120, 36 और 120 का मुझे HCF निकालना है। क्या निकालना है बेटा, HCF लिख सकते हैं आप, सब हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, उसको हिंदी में मैसे कहते हैं, मैसे पैर। तो HCF क्या कहा हमने कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, यानी कि जो संख्याएं हमारे पास होंगी उन संख्याओं के हम गुणनखंड करेंगे इस तरीके से। अगर मान लो हमें यही दे दिया क्वेश्चन कि 36 और 120 ये 2 नंबर हैं, इन दोनों का HCF निकालो और LCM निकालो। HCF निकालने के लिए हमने इसके गुणनखंड करेंगे ऐसे, फिर ऐसे लिखेंगे। और हम यहां क्या करेंगे, हमने यहां क्या लिखा, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो इन दोनों में हो, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड ये है और इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड के हैं। अगर आप इस लाइन को भी नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, केवल यही लाइन लिख सकते हैं या आप यही लिख सकते हैं। हमने कहा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों में हो, इसमें 2 है, यहां भी 2 है, लेकिन उसने कहा छोटी घात, यहां पर 2 की पावर 2 है और यहां पर 2 की पावर 3 है। तो ये दोनों हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन यहां पावर 2 है, यहां पावर 3 है। तो इसने कहा कि छोटी घात वाली, छोटी पावर यानी घात कहते हैं पावर को। तो यहां पर छोटी कौन सी है, 2 की पावर 2, 3 नहीं लेंगे। यहां 3 की पावर 2 है, यहां पे 3 की पावर 1 है, तो कौन सा लेंगे बेटा, कम पावर वाला। उसने कहा छोटी घात वाला। फिर
5 यहां है, यहां नहीं है, लेकिन उसने कहा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में होना चाहिए। 3 नंबर होंगे तो तीनों में होना चाहिए। तो HCF का मतलब 2 की पावर 2 का मतलब क्या बेटा 4, और ये 3, इसका मतलब 12। अगर हम इन दोनों नंबर का HCF निकालेंगे तो बेटा 12 आएगा। अगर मैं यहीं से मैं LCM निकालना चाहूं, यहीं से, इससे और इससे, तो यहां उसने कहा अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात वाले, लेकिन यहां उभयनिष्ठ का जिक्र नहीं किया। उभयनिष्ठ का कोई मायने नहीं है। यहां 2 है, 3 है, 2 है, 3, 5 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, लेकिन उसने ये कहा उभयनिष्ठ की बात नहीं की। कौन सी घात लेनी है? बड़ी घात। यहां 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 3 है, तो कौन सी लेंगे बेटा? 2 की पावर 3 लेंगे। फिर 3, यहां पे 1 पावर है, यहां पे 2 पावर है, कौन सी बात लेंगे? बड़ी। तो 3 की पावर 2। 5 यहां है, यहां नहीं है, कोई बात नहीं, जहां भी होगा वही लेंगे, बड़ी लेंगे। जब एक ही जगह है तो यही है बड़ी और छोटी, तो इसको ही लेंगे 5। अब क्या करेंगे? 2 की पावर 3 का मतलब बेटा क्या है? 2 की पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 आ गया। 3 की पावर 2 9 आ गया, फिर 5 आ गया, 8 9 72 बेटा, 5 यानी कि 15 से 5 से 360 आ गया। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 60 आ गया। तो यहीं पर ये चीज समझ गए। यहीं पर एक और हमारा सूत्र उत्पन्न हो जाता है। यहीं पर अगर हमें एलसीएम एचसीएफ निकालने तो बिल्कुल यही होगा। इसमें सिर्फ हम आगे क्वेश्चन करेंगे, हमें और कुछ भी नहीं करना है। और यहीं से एक सूत्र बन जाता है बेटा। देखो यहां पर हमने 2 नंबर की बात करी है। एक नंबर 36 था, एक 20 था, और एलसीएम हमारा आया 360 और एचसीएफ आया था बेटा हमारा इसी क्वेश्चन का जो अभी हम बात करें 36 और 20 के। यहां इन दोनों की गुना करो, 36 के 120 की गुना करो, गुना करेंगे 0, और जब यहां पर आया था 0 120 की 0 यहां लिख दिया, बचा 12, 12 की इसमें गुना करेंगे, 12 6 72 7, 12 3 36 और 7 43। यहां एचसीएफ और एलसीएम की गुना करो। एचसीएफ 360 है, गुना 12 है, 12 0 0, 12 6 72, 7 12 3 36 7 43। देखो दोनों का आंसर सेम आया। अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम की गुना करी 4320, जो संख्याएं उनकी गुना करी 4320, तो अगर हम किसी भी संख्याओं, किन्हीं भी 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का यदि हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो उनकी गुना यानी कि एचसीएफ एलसीएम की गुना और उन संख्याओं की गुना बिल्कुल सेम होगी। तो इससे एक सूत्र उत्पन्न हो जाता है कि यहां पर प्रथम संख्या, कौन सी संख्या बेटा? प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये एक सूत्र बन जाता है और इस सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्न भी आते हैं। प्रथम संख्या यानी कि ये वाली कोई भी जो 2 संख्या देगा, प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या यानी कि दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, इन दोनों गुना और इन दोनों गुना बराबर होती है, तो एक सूत्र हमारा उत्पन्न हो जाता है। तो बेटा इतना मैंने आपको बता दिया, समरी बता दी पूरे चैप्टर की, और ये भी बता दिया कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या में ध्यान रखना कि जो अंश और हर होता है उसमें केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, 1, केवल ये वाली संख्या होती है, यानी कि वो किसी से डिवाइड नहीं होता, केवल 1 से डिवाइड होता है। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है कि जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो बेटा अब आगे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हेलो बेटा, तो हम इन क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, ये सब पहले बोर्ड में आ चुके हैं। पहले एक बार एक क्वेश्चन में क्या आया कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, ये क्वेश्चन था। फिर 4 आंसर दिए हुए थे। पहला आंसर था ए बराबर मैस है ए बी। मैस है ए बी का मतलब क्या है बेटा? ए और बी 2 संख्या थी, इन दोनों का मैस है, यानी कि यहां का मतलब है कि मैस है। ए बी से कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि वहां पर क्या संख्या थी कि 2 संख्या दे रखी उन्हें ए और बी, इन दोनों का यहां पर उन्होंने कहा कि ए के बराबर क्या होगा? ए के बराबर होगा इन दोनों का मैस है और गुना बी यानी कि दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या बराबर मैस है गुना बी। लेकिन हमने एक सूत्र आपको लिखवाया था, अगर 2 संख्या है तो उन दोनों की गुना किसके बराबर होगी? एचसीएफ
यानी कि मैस है, यानी कि मैस है गुना लेस है, बस ये ध्यान रखना है। तो ये वाला हमारा पहला क्वेश्चन, ये आंसर जो दिया उन्होंने गलत है। फिर उन्होंने कहा कि इन दोनों संख्याओं की गुना बराबर ए लेस है ए बी, यानी कि ए और बी दोनों संख्याओं का लेस है, ये भी हमारा गलत है। फिर बी यानी कि दूसरी संख्या बराबर मैस है गुना लेस है, यानी कि मैस है गुना लेस है बराबर एक संख्या है, तो ये भी हमारा गलत है। फिर उन्होंने कहा ए और बी यानी कि दोनों संख्याओं का गुना हो गया, और यहाँ पर लेस है गुना मैस है, दोनों संख्याओं का लेस है मैस है की गुना हो गई और ए बी गुना हो गई, तो हमारा आंसर कौन सा सही है बेटा? ए है। आपका क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, पहला क्वेश्चन लिखोगे, लिख दोगे कि बी डी आंसर इसका सही है। अब यहां दूसरा क्वेश्चन है बेटा, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड करना है बेटा, मैंने पहले बताया था अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी है, एक तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, 23 के बाद सीधा बेटा होती है 29, ऐसे चलते हैं। तो जब हम 156 लिखेंगे, ठीक है, एमसीक्यू में बहुविकल्पी में है, केवल आपको आंसर लिखना है, लेकिन हल तो करना पड़ेगा। अगर ये एमसीक्यू में आएगा तब भी आपको हल करना पड़ेगा, अगर हल करने के लिए आ गया तब भी आपको करना है। क्या करना है बेटा, यहां ये 6 है, बाद में की कोई भी संख्या बाद में 0, 2, 4, 6, 8 जो 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 से कटेगी, 2 से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 8 16, 78 आ गया। फिर बाद में 8 आ रहा है तो 2 से फिर डिवाइड हो जाएगी, 2 3 6, 2 9 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, अब हम किससे कर रहे हैं, 2 के बाद 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से ये डिवाइड हो जाएगी। अब 13 है तो 5 से होगी, 5 के बाद हमें इसमें एक बात और है बेटा कि हम करते जिस संख्या से, मान लो 2 से, जब तक 2 से संख्या कट रही है काटते जाना है, जब लगेगा कि अब 2 से नहीं कट रहे बंद है तो छोड़ देंगे। उसके बाद 3 से देखेंगे ट्राई करके, जब तक 3 से कटेगी तो 3 से काटते रहेंगे। उसके बाद सीधा 5, 5 के बाद सीधा 7, यानी कि बीच में 4 आ, 4 से डिवाइड नहीं करना, 6 बीच में आ रहा है डिवाइड नहीं करना, सीधा 7 से करना है, होता है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर 8, 9, 10 बीच में आता है, उससे डिवाइड नहीं करना, केवल इन्हीं नंबरों का यूज करना है इधर डिवाइड करने के लिए। फिर सीधा 13 है और 13 इसमें आता है हमारे पास, सीधा 13 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा, एक आ गया। तो यहाँ 156 को हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे में ये लिख देंगे कि 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30, यानी कि 2, 3 और 13 है। तो यहां देखो पावर में दे रखा है, तो अगर इस जैसे 2 2 2 हमारे यहाँ क्वेश्चन कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 की पावर कितना है बेटा, 2 है, और 3 है और मल्टीप्लाई 3 है। देख लो 2 की पावर 2 कहां आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये आ रहा है, ये पूरा सही हो गया, और किसी में नहीं, तो हमारा बी आंसर सही है। ये आंसर हमारा आ गया। यहां पर अगर हल करने के लिए आया, एमसीक्यू में आया, तो बेटा हम लगा देंगे कि बी ऑप्शन सही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, बस ये बात रखना है कि अभाज्य संख्या ही है, इससे भी आगे कि दिया गया है तीसरा क्वेश्चन बेटा, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। देखो तीसरा क्वेश्चन उसने कहा 144 की अभाज्य गुणनखंड करने हैं, किससे डिवाइड करेंगे बेटा, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से कट जाएगा 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से कट जाएगा 18, फिर 2 से कट जाएगा 9, फिर 3 से कटेगा 3 और 1। तो यहां पर जब हम लिखेंगे 144 के मल्टीप्लाई 1 2 3 4 बार है 2, 4 बार आ गया, फिर 3 बार, इन सब की मल्टीप्लाई करके देखोगे। अगर आपको कंफ्यूज हो ना, कंफ्यूजन हो जाए कि आप कंफ्यूज हो जाए कि ये हमारा पता नहीं ये गुणनखंड जो है ये सही है कि गलत है, बेटा इन सबकी मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आना चाहिए। अगर इन सबकी मल्टीप्लाई गुना करके ये नहीं आता, समझ लो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है। तो यहां पर उन्होंने कहा घातों का योगफल, घात तो भी है ही नहीं बेटा, इन सबकी घात तो एक एक है, तो यहाँ 2 कितनी बार है बेटा, 4 बार है, तो 2 की घात 4 आ जाएगा। यहाँ 3 की घात कितनी है बेटा, 2 है, 3 2 बार आ रहा है, तो यहाँ घात क्या है, यहाँ पे घात 4 है और यहाँ पर घात 2 है, तो घातों का योगफल, घातों का योग बेटा कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे +2 आ गया बराबर 6 आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, ये वाला आंसर सही है
कि इसमें घातों का योग पूछा, ये नहीं पूछा है। तो कहीं कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है घातों का योगफल। तो जितनी भी ये अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 थे, 3 की घात 2 और 2 की घात 4, जो ये घात ऊपर लिखे इनका टोटल पूछा उसने। कई बार क्वेश्चन आ चुका, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है बेटा, दिया गया है लैस 132 और 228, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वहां पर दो संख्याएं, अलग से उन्होंने संख्या का नाम नहीं दिया, दो संख्याएं 132 और 228 है, 288, 132 है इस नंबर और एक है 288, इन दोनों का लैस है कितना बेटा 3168 है, 3168। तो मैस है कि ब्रैकेट में ये लिखा है, यानी कि 132 और 288 जो दो नंबर है उन्हीं का हमें मैसेज चाहिए। तो यहां बेटा कौन सा क्वेश्चन कैसे करोगे, उसने तो HCF दे दिया यानी कि मैसेज दे दिया हमें, और लैसे भी दिला, वो लैसे दे दिया और मैसेज याद करना है। तो हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी है बेटा, तो वैसे तो ये MCQ में दिया है, लेकिन ये आपको हल करना पड़ेगा कि संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं। 132 और 288 है, और में से हमें निकालना है लैसे कितना है बेटा 3168 है, ये निकालना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लैसे दिया है। तो हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या बराबर मैसे गुना लैसे, ये वाला फॉर्मूला आप लिखेंगे। जो जो चीज हमें पता है, जो हमें पता है वो हम यहां लिखेंगे। प्रथम संख्या कितनी बेटा 132 है, दूसरी संख्या कितनी है बेटा 288 है, में से हमें पता नहीं है तो एज इट इज लिखेंगे, और लैसे हमें पता है 3168 है, 3168। अब बेटा हमें मैसे ज्ञात करना है। तो यहां मैं अगर कहूं कि मैसे को मुझे निकालना है, तो यहां क्या करूंगा बेटा, इसके साथ मल्टीप्लाई में 3168 है, इसको यहां से हटाऊंगा और ये कहां चला जाएगा, यहां आके मल्टीप्लाई अपॉन में। अब ये अच्छा सा नहीं लगता जिसका हम मान निकालते हैं ना कि हमारे राइट हैंड पे चला गया। हम पहले से करते आ रहे हैं कि हमेशा लेफ्ट हैंड पे करते हैं, तो बेटा लेफ्ट हैंड पे कर लेते हैं। इस पूरे को उधर लेके आओ और यहां पर हम ऐसे इसे लेके चल सकते हैं। में से बराबर कितना हो जाएगा 132 मल्टीप्लाई 288 अपॉन 3168। अब बेटा इसको हमें डिवाइड करना है। अब देखो 2 से मैं इसे कर सकता हूं डिवाइड, ये भी कर सकता हूं, लेकिन ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है। 4 से कैसे हो रहा है बेटा कि 68, बाद के दो नंबर अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से इसे करते हैं तो 4 सत्ते 28, 3 6 4 9 36, 4 दुनिया 792 बार 4 से कट गया, ऐसे काट दो 4 के बार ये हो गया बेटा 33 33। अब देखो ये किससे कटता है, ये 11 से कटता है, 11 3 33, ये भी कटता है 11 सते 70, हाँ कट जाएगा बेटा 11 तिया और 11 सते 77, 2 बचे 11 दूनी 22। तो अभी यहां ज्यादा हो गया, घिचपिच ज्यादा हो गया, तो बेटा अब यहां हम दोबारा लिख लेते हैं ऐसे। अब 3 से फिर ये कट जाएगा 24 बार, अब ये 4 से ये भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 12 दूनी 24, हाँ बेटा 12 से कट गया 2 बार, 12 दूनी 24, और ये 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, कितना आ गया बेटा, ऊपर आ गया हमारा 24 अपॉन 2 अपॉन 12। ये आंसर आया बेटा कितना 12। तो यानी कि जो इन दोनों नंबर का लेस है तो उसने दे दिया था, लेकिन मैं से हमसे पूछा तो हम इसी मेथड से करेंगे 12। तो आंसर क्या आ गया बेटा इसका 12 आ गया। दूसरा मेथड क्या था कि हम 132 कैसे गुणनखंड करते, फिर 288 के गुणनखंड करते, उसमें फिर कॉमन निकालते, तब भी हम निकाल लेते, लेकिन ये आसान है, उसने इसी फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन आपको ये कंफ्यूज होता है कि ये मुझे नहीं आता है, तो आप यहां इन दोनों नंबर दे दिए हैं, इन दोनों का अलग अलग गुणनखंड करके मैसे निकाल के डायरेक्ट यहां टिक कर सकते हैं, क्योंकि वहां ये चीज तो देखेगा नहीं टीचर्स, जब MCQ में है, बहुविकल्पी में है, टिक करना है कि ये बच्चे ने किस तरीके से किया है, कौन सा मेथड यूज किया है, उन्हें तो केवल आंसर से मतलब है। ठीक है बेटा, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 5 क्वेश्चन।
कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है वो होगी। यानी कि होगी का मतलब वह कौन सी संख्या होगी। बेटा एक ध्यान करने वाली बात है, जब भी वही नहीं है वह बड़ी से बड़ी, वही नहीं है बेटा वह बड़ी से बड़ी संख्या जब कहीं भी पूछेगा बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप समझ लेना कि वहां पर हमें में से निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। में से की जगह आप HCF लिख सकते हैं। तो अब उसने कहा अगर ये शर्त ना दे हो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित कर दे, अगर केवल ये आ जाए, ये ना हो कि 5 बचेगा, अगर ये ना हो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 245 और 1037 को विभाजित कर दे, तो सीधा सीधा आप 245 और 1037 का में से यानी कि HCF निकाल देंगे। लेकिन उन्होंने यहां क्या कहा कि करने पर प्रत्येक स्थिति में 5, यानी कि वो संख्या कौन सी है कि जिससे मैं 245 को भाग दूंगा, 245 से भाग दूंगा, वो कौन सा नंबर है कि शेषफल 5 बचे। वह उसी नंबर से अगर मैं 1037 को भाग देता हूं तो यहां पर भी शेषफल 5 बचे, वो नंबर हमसे पूछ रहा है। तो जब 5 बचेगा हर बार, लेकिन हम मैसे में क्या निकालते हैं, मैसे में हम केवल वो संख्या निकालते हैं कि उस संख्या से ये भी पूरा कट जाएगा और ये भी पूरा कट जाएगा, यानी कि विभाजित हो जाएगा। तो यहां जब उसने कहा कि प्रत्येक स्थिति में 5 बचेगा, देखो एमसीक्यू में दिया है, एमसीक्यू लाइक ये क्वेश्चन नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, बोर्ड को हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने कितना बचना चाहिए बेटा, 245 माइनस 5 बराबर 240, कितना बचेगा शेषफल 5, वो दोनों घटा लो। यहां 1037 है, इसमें से भी 5 घटाओ बेटा, तो यहां क्या बचा 1032। अब 240 और 1032 दोनों का आप क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहां अब वैसे तो इसका भाग विधि भी एक आता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है केवल अभाज्य गुणनखंड वाला मेथड दिया गया है, वही आपको करना है। वरना आप पहले भी पढ़ गए होंगे जूनियर क्लास में, उसमें इसका भाग विधि का भी एक फॉर्मूला है बेटा। इसको हम जब करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके 240 के अभाज्य गुणनखंड ये आ गए बेटा, 1032 के 2 से डिवाइड करेंगे 5 16 आएगा, 2 दून 4 2 दून 2 28 2 58 आएगा, इससे करेंगे 2 दून 2 दून 4 2 28 29 1 2 3 और 9 12। देखो मैं यहाँ 129 आ गया, बड़ा कंफ्यूज होता है कि यार किससे कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, किससे कटेगा 129, यार बड़ा अजीब सा लगा। तो हम इन तीनों अंकों को जोड़ के देखेंगे कि 9 और 2 11 और 1 12, अगर किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ दें और उसका जो टोटल आ रहा है वो टोटल अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड कर जाएगा। तो 12 तीनों का टोटल 12 आ रहा है, तो 12 3 से कटता है, तो 129 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 चौक 12 3 43। अब 43 अभाज्य संख्या, ये किसी से नहीं कटेगी, तो ये अपने आप से ही कटेगी। अब हमें क्या निकालना है बेटा इसमें, अब हम निकालते कैसे हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2, 2 और 2 4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा। यहां 2 की पावर क्या है 4 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 बार, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम यहां लिखेंगे 1032। क्वेश्चन में क्या था 245 और 1037, क्यों, क्योंकि यहां उन्होंने कहा कि 5 शेषफल बचेगा, तो जो बचेगा ना उसे पहले ही बता दो। तो यहां 2 की पावर आएगा बेटा 3 गुना 3 और गुना 43। अब यहां हमने कहा मैसे यानी कि HCF, वहां हमने पहले बताया था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है बेटा, एक तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है और एक 3 है, तो 2 और 3 आएगा, लेकिन पावर कौन सी आएगी जो छोटी हो। यहां पर पावर छोटी 3 है, यहां पर पावर 4 है, तो यहां पर कौन सी पावर आ जाएगी छोटे वाली, और यहां पर 1। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 8 और मल्टीप्लाई 3 बराबर 24। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो ये वाला होगा।
ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। कभी कभी क्या पूछ लेता है कि जिसमें 245 और दो संख्या दी और यहां पर कहा कि प्रत्येक स्थिति में क्रम से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा। ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया क्रम से, इसमें कुछ और इसमें कुछ और शेषफल प्राप्त होता है, तो जो इसमें कहेगा इसमें से माइनस कर देंगे। मान लीजिए उसने कहा कि 1037 को डिवाइड करेंगे 8 बचेगा, तो यहाँ 8 माइनस कर लेंगे, जो आएगा उसका हम कर देंगे। ठीक है बेटा, अब इसमें एक क्वेश्चन और, बहुत आसान चैप्टर है, 2-3 चीज है। एक अभी मैं बाद में क्वेश्चन करवाने वाला हूं, वो हर बार आता है और उसको बस रट लेना, समझ लेना। निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? बेटा उन्होंने कहा परिमेय संख्या, √3 तो अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है। तो जब अपरिमेय को अपरिमेय से डिवाइड करते हैं तो हमेशा अपरिमेय होती है, तो ये तो नहीं है परिमेय संख्या। फिर √2, √7 ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। और परिमेय, और ये √12 इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि √12 है, इसके गुणनखंड करेंगे बेटा 2 दूनी 4 या 12, तो इसमें टुकड़ा बाहर आएगा 2√3। ये √3 भी अपरिमेय हो गया, तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। अब बचा ये। अब यहां इसे करके देख लो बेटा, ये क्या है? यहां पर ये दो संख्याएं हैं, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। तो हमें याद आती है 7वीं क्लास के एक फॉर्मूले की, कि हमने पढ़ा था कि दो संख्या a प्लस बी और a माइनस बी, उन दोनों की अगर गुणा करते हैं तो पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग आ जाता है। वैसे हम फॉर्मूला यहां करेंगे। पहला पद कौन सा बेटा? √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और माइनस और √7 का ये आ गया, तो हमारे पास बचा -2। और -2 क्या है बेटा? इसे हम लिखते हैं -2/1 भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। तो हमारा आंसर ये है। कभी ये मत सोच लेना कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे तो वो परिमेय संख्या होगी। तो इसमें कौन सी है? कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? तो ये वाली हमारी परिमेय संख्या है। ये बाकी जो 3 है वो सब अपरिमेय है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन हमें कर रहे हैं, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का एक क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। √2 पूछ लेता है, √3 पूछ लेता है, √5 पूछ लेता है, √7 पूछ लेता है, √11 पूछ लेता है। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक मेथड आपको बताऊंगा, वही केवल आपको रखना है और उसी से सब क्वेश्चन हो जाए। तो यहां हम 7वां क्वेश्चन करना शुरू करते हैं बेटा, कि अपरिमेय संख्या। यहां हम मान लेते हैं, सबसे पहले उसने कहा कि हमें सिद्ध क्या करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका उल्टा मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, और ये हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात हमें सिद्ध करने में यही सिद्ध करना है कि ये हमने जो माना ये हमने गलत मान लिया। लास्ट में जब हम ये सिद्ध कर देंगे कि हमने गलत मान लिया, तो वही कहते हैं कि तो परिमेय नहीं है, तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 परिमेय संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा? P/Q से करते हैं। तो हम यहां लिख देंगे P/Q, यानी कि √2 बराबर P/Q। और P/Q का मतलब है इन दोनों में एक ही गुणनखंड है। यहां लिख सकते हैं आप P/Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, कि P/Q का एक, यानी कि जो एक नंबर है वही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, अब हम यहां क्या करते हैं? इसके अपॉन में एक लेते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो जाता है बेटा? P = Q × 2,
यहां तक आ गया बेटा, कोई समस्या नहीं है ना? ठीक। अब यहां जब ये आ गया हमने कि p बराबर क्यू रूट 2 है, अब यहां इस स्टेप पर हम क्या करेंगे, दोनों वर्गों का, दोनों ओर का वर्ग करने पर यहां हम लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर। यहां कंफ्यूज होना, परिमेय संख्या में जो हर और अंश होता है उसका गुणनखंड एक ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जब इसका स्क्वायर वर्ग करेंगे बेटा, यहां पी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर क्यू होगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, 2q स्क्वायर। अब यहां क्या चीज है, यहां एक चीज मैं आपको बताता हूं, इससे क्वेश्चन से हटके, इसमें क्वेश्चन में नहीं है वो। जैसे हम कोई यहां नंबर लेते हैं और यहां पर हम मान लीजिए यहां पर कुछ नंबर है, मान लो 20 2 कुछ करके, और हम यहां 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे और यहां पर आंसर आएगा हमारा, ये वाला आंसर आएगा, यहां भाग करके 0 आएगा, तो इस नंबर को जो यहां रहता है इसे हम बोलते हैं भाजक, और ये होता है भाज्य, और ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। यहां पर ये गुना ये प्लस ये, यानी कि भाज्य गुना भागफल, भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल बराबर भाजक, ये होता है। यानी कि ये हमारा क्वोशिएंट होता है, ये डिविजर होता है, डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ठीक है। यहां अब एक पर में पहले मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई नंबर है, अगर हमारे पास पी स्क्वायर है, अगर पी स्क्वायर अभाज्य संख्या, किससे? केवल अभाज्य, अगर किसी अभाज्य से 2 अभाज्य से इसे हम भाग देते हैं, पूरा कट जाता है, तो यो पी भी इस 2 से जरूर कटेगा। यानी कि पी स्क्वायर अगर 2 से पूरा कटता है तो p भी 2 से कटेगा। ये केवल अभाज्य गुणनखंड है बेटा, अभाज्य गुणनखंड से कटेगा, अभाज्य गुणनखंड, वैसे सब नंबर नहीं है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, यानी कि इस 2 की q की गुना करी। मान लो यहां क्या मतलब है इसका कि p स्क्वायर को मैंने 2 से भाग दिया और q स्क्वायर आंसर है, तो इस 2 की q स्क्वायर की गुना p स्क्वायर आई। ठीक है। तो यहां मैं क्या कहूंगा कि 2 से p स्क्वायर भाग है, तो यहां लिखेंगे कि यहां p स्क्वायर 2 से विभाजित है। और 2 क्या है बेटा हमारा? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या से p स्क्वायर कट रहा है, तो इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। विभाजित का मतलब बेटा कि ये पूरा का पूरा कट जाता है, कि p भी 2 से विभाजित होगा। अब जब हमने p स्क्वायर को 2 से, जब p स्क्वायर को 2 से भाग दिया था तो q स्क्वायर बार हमारा आंसर जो आता है q स्क्वायर आता। लेकिन वो ये कह रहा है कि जब मैं 2 से p को भाग दूंगा तो कुछ और आंसर आएगा, q स्क्वायर तो नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि जब हमने कहते थे कि p भी 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो कितनी बार होगा उसे कुछ मान लेते हैं बेटा। हमने मान लिया कि वो m बार विभाजित होगा, यानी कि p भी 2 से विभाजित होगा, माना p 2 से m बार विभाजित होगा, यानी कि जो यहां पर भागफल होगा वो क्या आएगा बेटा? वो m आएगा। ठीक। जब अब हमने यहां कहा था कि 2 की q स्क्वायर गुना p स्क्वायर आती है, यहां पर 2 की और m की गुना क्या आएगी? p होगी। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए p बराबर 2m। यहां पर बेटा इसके हम एक समीकरण 1 ले लेते हैं, और चलो बाद में लिखते हैं p बराबर 2m है। फिर यहां पर वर्ग करने पर
दोनों ओर का वर्ग करने पर। किसका? पी का होगा पी स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा 2 दूनी 4 एम स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब यहां पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर था। पी स्क्वायर बराबर क्या था? 2 क्यू स्क्वायर था। अब यहां पी स्क्वायर की जगह मैं यहां क्या लिख दूंगा? 2 क्यू स्क्वायर लिख दूंगा, और यहां पर जो हूं ये लिखूंगा। अब 2 से ये कट जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2m स्क्वायर। अब बेटा हमने यहां क्या लिखा था कि P किससे कटता है? 2 से कटता है, लेकिन हम यहां ने क्या कहा कि 1 से ही कटता है। दोनों का अभिनिष्ट गुणनखंड 2 1 है। यहां पर P 2 से कट रहा है, तो ये तो बात गलत यहां हो गई। अब यहां भी क्या होगा? वही बात कि जब मैं यहां, इसका मतलब क्या है कि क्यू स्क्वायर को जब मैं 2 से भाग दे रहा हूं तो एम स्क्वायर बार कट रहा है। तो यहां लिखेंगे क्यू स्क्वायर 2 से, यहां क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। कितनी बार होगा उसका हमें यहां कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सेम इस तरीके से आपको करना है। अब आप बेटा ये देखो कि P यहां भी 2 से कट रहा है, Q भी 2 से कट रहा है, तो यानी कि P और Q का इससे ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है बेटा? कि P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। यह तथ्य विरोधाभास है। यह तथ्य विरोधाभास है। हमने यहां इससे जो हमने यहां कह रहा कि Q 2 से विभाजित होता है, यहां पर P 2 से विभाजित होता है, तो इससे क्या होता है कि P व Q का एक गुणनखंड 2 भी है, लेकिन यह तथ्य विरोधाभास है। क्यों है? क्योंकि यहां हमने माना था कि जब ये परिमेय संख्या है तो P और Q का गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होगा, लेकिन यहां तो 2 भी आ गया, यानी कि P अपॉन Q, इसका मतलब क्या है कि P अपॉन Q 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो गुणनखंड 1 होना चाहिए था, यहां तो 2 आ गए, तो ये विरोधाभास हो गया। जब विरोधाभास हो गया यानी कि जो हमने कल्पना करी, अर्थात हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यहां लिख देंगे प्रूव्ड, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है, और इसे ऐसे आयत में बंद कर दो जो एग्जामिनर का एकदम नजर इस पर जाए। ये आपको क्वेश्चन करना है। अब मैं क्या बताता हूं कि अगर आपके पास कहीं √3 आ गया, √5 आ गया, या आपके पास √3 का क्वेश्चन आ गया कि √3 के परिमेय संख्या, √5 का आ गया, √7 का, क्या करना है? बस यहां पे √5, यहां पे √5, यहां पे √5, यहां पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहां पर P स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, यहां पर P 5 से विभाजित होगा, यहां पर P 2 से, तो 5 से m बार होगा, और यहां पर P बराबर 5 m आ जाएगा। फिर यहां 25 आ जाएगा, यहां 5 आ जाएगा, यानी कि इस 2 को हटा करके
सब जहां जहां 2 है वहां आपका 5 आ जाएगा। अगर √3 वाला क्वेश्चन आ गया तो जहां जहां हमने 2 लिखा वहां पर 3 3 आ जाएगा। जहां बस स्क्वायर जहां होंगे वहां फर्क पड़ेगा, 3 की जगह 9 आ जाएगा, यहां पे भी 9 आ जाएगा, बाकी और सब 3 आ जाएगा। केवल यही लैंग्वेज आपको रटनी है और केवल 2 की जगह इसका चेंज कर देना। बेटा ठीक है, समझ रहे? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लिख लो कि √3, √2, √5, √7 इनमें से एक क्वेश्चन कोई सा भी आपका पेपर में जरूर जरूर आएगा 101%। बेटा 8वां क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां भी वही लिखेंगे कि माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। इसलिए क्या होगा बेटा, 5 + √3 = a/b। यहां पर √3 को यहां अलग रखो, जो रूट वाली संख्या केवल वो इधर रखनी और सबको उधर लेके जाना। यहां पर a/b है -5। अब यहां सवाल आता है कि मैंने पहले b/q क्यों माना। पहले क्वेश्चन में यहां पर a/b मान लिया। बेटा आपका मन नहीं करता कि हम तो क्या लिखेंगे, हम तो जी d/e लिखेंगे, तो आप लिख सकते, स्वतंत्र है, कुछ भी लिख लो, लेकिन अपॉन में लिखना है। ठीक है, कभी आप p/q लो, a/b को लो, b/c लो, c/d लो, कुछ भी लो। तो ये जहां हमने के 5 + √3 a और b है, तो क्या लिखेंगे, ab एक पूर्णांक है। ठीक है, √3 बराबर a - a/b। a/b क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या में 5 क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या अपॉन मान लेंगे। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का अगर अंतर या योग होगा वो भी हमेशा परिमेय होगा। तो ये कहा है कि यहां पर a/b - 5 परिमेय है। ठीक, तो जब ये परिमेय है और इसके यहां बराबर है, तो इसका मतलब ये मान और ये मान बिल्कुल बराबर है। तो जब ये परिमेय है तो तब √3 भी परिमेय होगी। परिमेय यहां संख्या लिखना चाहिए बेटा, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु √3 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु √3 अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। तो हमें पता है कि √3 अपरिमेय संख्या है। उसने यहां पे क्या करा कि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, लेकिन √3 तो एक अपरिमेय संख्या है। यहां तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए 5 प्लस, यानी कि अपरिमेय है तो a माइनस, बस यहां हम ये लिख देंगे, इसलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसकी जगह कोई से भी क्वेश्चन आ जाए, यहां पर प्लस में माइनस में कोई भी नंबर आ जाए, √3 की जगह √5 √7 आ जाए, सब आपको इसी तरीके से करना है और आपको नंबर मिल जाएंगे। बेटा 9वां प्रश्न करते हैं, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगी। यहां ये कह रहा है कि यदि कोई ये 6 की पावर n है,
जैसे अगर मैं 6 की पावर 2 लूं तो 6 गुना 6 बराबर 36। अगर मैं 6 की पावर 3 लूं तो 6 मल्टीप्लाई 6 बराबर 36,216। तो वो कह रहा है कि जब मैं 6 की पावर कुछ भी ले लूं, मान लो मैंने यहां 10 ले ली, तो वो कह रहा है कि जब इसका कोई आंसर यहां होगा तो वो 0 पर समाप्त होगी। क्या होगा? 0 यहां लास्ट में, यानी कि लास्ट में हमारे यहां कुछ करके यहां बाद में 0 आना चाहिए, यहां पर कुछ नंबर होगा बाद में 0 आना चाहिए। वो कह रहा है कि एन का वो क्या मान ले, ये पूछ रहा है बेटा वो। तो ये मैंने रब बताया, वैसे कुछ नहीं करना चाहिए। हम यहां क्या लिखते हैं कि यदि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी, यदि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी, यानी कि 0 पर किसी नंबर के बाद मान लो ये आ गया, ये हमने लिखा, ये लिख दिया 19,820 है, बाद में 0 आ रहा है। अगर बाद में किसी नंबर की 0 आता है तो किससे डिवाइड होता है? वो 5 से डिवाइड होना ही होना है। किससे? 5 से वो डिवाइड होना ही होना है, 5 से बिल्कुल पूरा कटेगा। अगर यदि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी तब इसका एक गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड, तो इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। तब इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। ठीक। 6 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 2 मल्टीप्लाई की पावर 3 की पावर n। ठीक। यानी कि यहां लिखते हैं 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। अब यहां क्या लिखेंगे? जबकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में, यानी कि इसकी जब मैं गुणनखंड करता हूं तो केवल 2 और 3 आता है, 5 तो नहीं आता। 0 लाने के लिए 5 होना चाहिए। जबकि 6 की पावर n, मान लीजिए मैं यहां बताता हूं, अगर इसका उदाहरण में 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाता, ऊपर n है, तो यानी कि 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अगर इसके गुणनखंड में 5 आ जाता तो 5 की पावर n आ जाता, भले वहां 3 होता 4 होता, तो हम कहते कि 5 वो किसी भी नंबर के लिए ये कट जाएगा। तो जबकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आता है, नहीं आता है। अतः यानी कि n के किसी भी मान के लिए संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसका मतलब n का कोई भी मान ले लो आप तो 0 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं आता। अतः n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए सिक्स की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस हो गया बेटा आपका प्रूफ। इतना करने बेटा, इससे ये वाला रफ वर्क है, केवल ये इसका आंसर है और इतने से आंसर पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। यदि किसी वर्ताकार पथ पर, वर्ताकार पथ क्या होता है? ऐसे वाला वर्ताकार पथ पर सोहन 18 मिनट में 1 चक्कर लगाता है तथा मोहित उसी पथ पर 12 मिनट में 1 चक्कर लगाता है। यदि दोनों एक साथ, यानी कि मोहित, अगर सोहन इसको चक्कर काटता है तो 1 चक्कर 18 मिनट में, जब मोहित इसका चक्कर काटता है तो वो 12 मिनट में लगाता है। यदि दोनों एक साथ शुरू करें दौड़ना एक ही दिशा में, तो वो कह रहा है कि कितनी देर बाद, जब चलना शुरू करेंगे कितनी देर बाद दोबारा मिलेंगे, क्योंकि एक तो 12 सेकंड में 12 मिनट में काट लेगा, दूसरा 18 मिनट में काटेगा, कब मिलेंगे?
जब वो होगा कि एक साथ अलग अलग टाइम दोनों के हैं, लेकिन वो एक साथ चलना शुरू करते हैं, तो वहां पर हम दोनों का एलसीएम ज्ञात करते हैं। इसका एलसीएम बेटा मतलब मैस अभाज्य गुणनखंड यहां हम करेंगे तो यहां 9 आएगा, 3 3 जा तो 18 क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 12 का क्या है बेटा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहां हमें क्या निकालना है, लेस है, क्या निकालना है, एलसीएम दोनों का। जब होता है बड़ी से बड़ी संख्या पूछते हैं तो वहां पर ऐसे बात है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम निकाल लेते हैं। कभी कभी आता है कि कोई रेड लाइट है, कि लाल बत्ती हर इतने सेकंड के बाद चलती है, हरी इतने सेकंड के बाद और पीली इतने सेकंड के बाद, यदि तीनों एक बार स्टार्ट होती हैं तो वो कितने समय बाद एक साथ जलेंगी। या कहीं कहीं घंटी होती है कि पहली घंटी इतने सेकंड बाद, दूसरी घंटी इतने सेकंड बाद, तीसरी इतने सेकंड बाद बजती है, तो तीनों एक साथ कितने देर बाद बजेंगी, उस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। तो यहां पर हमने कहा था उभयनिष्ठ की बात करी थी, उभयनिष्ठ की नहीं, कि सबसे बड़ी घात लेनी है और हर नंबर की लेनी है। तो यहां पर 2 भी है और यहां भी 2 है, तो यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां की 2 की पावर 1 है, तो इसमें कौन सी लेनी बेटा, बड़ी घात। यहां पर 3 की पावर 1 है, यहां पर 3 की पावर 2 है, तो यहां कौन सी लेनी बेटा, बड़ी घात। तो इसका होगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 बराबर 36 मिनट। तो ये दोनों जो हैं जब एक बार चलना शुरू करेंगे बच्चे तो वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। यानी कि एक 3 चक्कर लगा चुका होगा और एक 2 चक्कर लगाएगा। तो बेटा आप यही क्वेश्चन करोगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसी में से आपको 5 में से 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।